बेनिफिशियल नहीं होता जब हम उसका कंजम्पशन करते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जो ह्यूमन डाइट है उसके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो जो बेनिफिट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे फूड्स और बेवरेजेस बनाते हैं जो कि ह्यूमन डाइट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ह्यूमन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, जैसे हमने देखा है कि जैसे हमारा जो ब्रेड है, चीज़ है, फिर उसके बाद योगर्ट है, कोई चॉकलेट है, ठीक है, और जैसे बियर वगैरह जो है, ड्रिंक्स, जितने भी हमारे बेवरेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनती हैं। फिर दूसरा, ये हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाने में, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि जो हमारी क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। और क्रॉप का प्रोडक्शन बनने से ही तो हम फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारे लिए कंजम्पशन के लिए सफिशिएंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फूड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो हमारे फूड को प्रोसेस कर देते हैं, तो उसमें प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए वो फूड और भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो जाता है। जो हमारा एक नॉर्मल जो हम फूड खा रहे होते हैं, अगर उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मतलब बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वन बाय वन देख लेते हैं, किस तरीके से वो हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फूड कंटेमिनेशन में भी। मतलब बैक्टीरिया का जो फूड के रिलेटेड जो भी रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा किसका है, बैक्टीरिया का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरियम, एरवीनिया, ये सारे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, ये सारे हमारे फूड को फर्मेंट करने में और डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस वल्गैरियस जो है वो हमारे योगर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, ये हमारा जो फूड है उसको फर्मेंट करके या फिर उसको मॉइस्चराइज करके हमारा जो फूड है उसको एक तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ देते हैं, कि वो लंबे टाइम तक मतलब चलते हैं। जो नॉर्मली हम देखते हैं, अगर नेचुरल स्टेट में हमारे कई सारे फूड ऐसे होते हैं जो नेचुरल स्टेट में 1 या 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ड्यू टू दीज एडिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, हमारा फूड जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो लंबे टाइम के लिए हम क्या है यूज़ कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए। उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है मोल्ड्स। तो मोल्ड्स क्या है, हमारी मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फंगाई होती है, जो कि हमारा जो फूड है उसके ऊपर ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ हो जाती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है किस तरीके से, फजी या फिर कॉटनी अपीयरेंस में। ठीक है, आपने देखा होगा ना वो जो फंगस जम जाता है, फजी ऐसे मतलब स्ट्रेन्स सी बन जाती है, धागे धागे से होते हैं, कॉटनी अपीयरेंस आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये खराब हो गया। तो जो मोल्ड्स होते हैं वो हमारा मतलब जो एक तरह से हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करते हैं, जो कि जैसे कि जो हमारा एंजाइम है, जैसे एमाइलेज, जो हमारा जो ब्रेड है या फिर जो सिट्रिक एसिड है, वो उसका हम यूज़ करते हैं किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ठीक है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स या सिट्रिक एसिड या फिर ब्रेड बनाने के लिए जो हमारा एंजाइम हम यूज़ करते हैं, उसमें मोल्ड क्या करता है, उसमें एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयड रहता है, एक तरह से एक हेल्प प्रोवाइड करता है इन इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस करने में, उनको बनाने में। ठीक है, मोल्ड्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द राइपनिंग ऑफ मैनी ओरिएंटल फ्रूट्स। बहुत सारे जो ओरिएंटल हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें हमारा जो मोल्ड होता है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है उसकी राइपनिंग में। मतलब उसको जब पकाने के लिए, हमें कुछ फूड को पकाने के लिए जो जब ज़रूरत होती है, तो मोल्ड जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ओरिएंटल फूड क्या होता है। तो ओरिएंटल फूड जैसे कि हमारे नूडल्स होते हैं, फिश करी वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे क्विक नूडल्स हमें बनाने होते हैं, तो जैसे रेडी टू ईट काइंड ऑफ फूड जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारा क्या है, उसको मतलब कुक करने में या उसको राइपनिंग में हमारा क्या है, मोल्ड्स हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारी एक स्पीशीज होती है बोट्रेटिस सिनेरिया। ये क्या है कि ये एक फंगस काइंड ऑफ, आप मान लीजिए एक फंजाई है, जो कि हमारा जो ग्रेप्स होते हैं ना उनको रोटन करने में, मतलब उनको एक तरह से ख़राब करने में, रोटनिंग करने में हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रेप्स को रोटन करके, उनको एक तरह से ख़राब करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, वाइन प्रोड्यूस की जाती है। तो उसको प्रोड्यूस कराने के लिए, उसके फर्मेंटेशन के लिए, वाइन का जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए, मतलब ग्रेप जो फर्मेंटेड होकर वाइन बनते हैं उसकी फर्मेंटेशन के लिए हमारी इस स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है, बोट्रेटिस सिनेरिया। ठीक है, जो कि हमारा वाइन को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और ये एक फंगस काइंड ऑफ है, मतलब एक फंजाई है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यीस्ट। यीस्ट जो है वो
दो मेन फूड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको जनरली पता होगा कि बेकिंग में या फिर हम जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं उसके लिए हम यीस्ट को यूज़ करते हैं ना। आपने देखा भी होगा जब हम ब्रेड वगैरह बना रहे होते हैं, बन वगैरह बनाते हैं, तो यीस्ट को यूज़ किया जाता है हमारा। यीस्ट के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो फर्मेंट करता है शुगर को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। मतलब फर्मेंटेशन के लिए जो फर्मेंटेशन किया जाता है हमारा शुगर का, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, यीस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि शुगर हमारा कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल या को सॉरी शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सबसे ज़्यादा मतलब जो कॉमनली बियर्स को बनाने के लिए जो हमारे यीस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, सैक्रोमाइसिस कार्बेगेंसिस। तो सैक्रोमाइसिस कार्बेगेंसिस जो यीस्ट है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ बियर्स। मतलब बियर्स के प्रिपरेशन के लिए, बियर्स को बनाने के लिए जो हमारी यीस्ट यूज़ की जाती है मोस्ट कॉमनली वो कौन सी होती है, सैक्रोमाइसिस कार्बेगेंसिस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो स्पीशीज के नाम मेनली यूज़ किए जा रहे हैं उनको आपको याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहला हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कॉमनली या वाइडली यूज़ किए जाते हैं किसमें, लैक्टिक, प्रोपेनाइक, एथेनॉलिक जो फर्मेंटेशन होती है हमारी उनके अंदर, ठीक है। ये जनरली 2000 टाइप की मतलब अलग अलग वेराइटीज़ की जो चीज़ जो हम बनाते हैं उसके लिए उसके प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो अलग अलग हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं उसमें भी हमारा क्या है, उनके प्रोडक्शन में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, जो अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड जो हमने देखी थी उसमें देखा था, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारा जो रॉ फूड है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो हम सॉसेज बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, जो भी हम मतलब रेडी टू ईट काइंड ऑफ फूड बनाते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन में या फूड प्रोसेसिंग में जो हेल्प करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है मतलब फंगस जो होती है वो एग्रिकस बायोबिस्पोरस जो होती है हमारी, जिसको हम कॉमनली मशरूम के नाम से जानते हैं। एग्रिकस बिस्पोरस जो है हमारा एक फंगस है, ठीक है, जो हम कॉमनली मतलब एज अ वेजिटेबल खाते हैं, है ना, कुक करके खाते हैं मशरूम को। तो आप ये लगा लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड सोर्स भी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है मशरूम का, एग्रिकस बिस्पोरस। और इसको आपको याद रखना है कि मतलब एज अ, अगर ये एक एज अ एग्जांपल आप इसको याद रख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज अ फूड सोर्स भी खाते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो भी सक्सेसफुली यूज़ किए जाते हैं पोल्ट्री वगैरह में। हमारा जो हम जैसे जो मीट वगैरह जो खाते हैं उसके लिए हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमारे, जिसमें कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अब हम फूड बेनिफिट्स को देखने के बाद कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिशियल है फूड के लिए, उसके बाद हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम इस लेक्चर में कंटिन्यू मतलब शुरू करके अगले लेक्चर तक कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मतलब इसको इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो चीज़ें हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में कई सारी चीज़ों को पढ़ा है जिनका हमें मतलब मीनिंग नहीं पता वो कैसे वर्क करती हैं, तो उनको हम इन डिटेल देखने वाले हैं। जैसे हमने बहुत सारे जो लेक्चर्स हमने पहले डिस्कस करें उसमें हमने ये भी पढ़ा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो किया, तो वो हैं क्या, तो उनके बारे में हम इन डिटेल अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आती हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको हम इन डिटेल देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में पढ़ के अगले लेक्चर में भी हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक ग्रुप है प्रैक्टिसेस का या प्रोसीजर्स का जिनको हम फॉलो अप करते हैं। किस चीज़ के लिए, कि हम जो हम फूड प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम रूल्स और रेगुलेशंस में ध्यान में रख सकें, जिससे कि हमारे जो रिस्क होने वाले हैं या कोई भी हज़ार्डियस कंडीशन आने वाली है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये फसाई ने इसको मार्कआउट किया हुआ है, मतलब फसाई ने इसको फॉलो अप करने के लिए एक रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। ये मतलब ये रेगुलेशंस फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो FSMS है हमारा, इसको फॉलो अप करना, इस प्रोग्राम को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है हर FBO के लिए, जो भी ये इंश्योर करता है कि भाई हाँ वो फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो अप कर रहा है, कि जो भी वो फूड सर्व कर रहा है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एकदम सेफ है। तो उसके लिए उसको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम जो है उसको एक तरह से उसकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो फसाई ने इस चीज़ को FSMS जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं उसको मार्कआउट किया है हर FBO को, हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को। इस जो हमारा मतलब जो ये है हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना एक तरह से कंपलसरी है, ठीक है।
किसी भी एफबीओ को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो जो एफएसएमएस के प्रोग्राम के अंदर जो डिटेल्स मेंशन है उनको फॉलो अप नहीं करता है। तो ये फसाई की रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि कोई भी एफबीओ उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अनटिल और अनलेस वो क्या है कि उस प्रोग्राम की डिटेल्स को मेंशन नहीं करता है, फॉलो अप नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आता है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आता है और कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस आती हैं जो कि फसाई के जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर स्पेसिफाइड की गई हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं को जो कि इंक्लूड किया गया है हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो ये प्रैक्टिसेस मेंशन की गई हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे कि इन प्रैक्टिसेस में क्या फॉलो अप किया जाता है। अब जनरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं हमारे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करे और वो सिस्टम ये फॉलो अप करना होना चाहिए, इस चीज़ को एक तरह से एस्टेब्लिश करे कि हमारा जो वो सिस्टम है उसके अंदर फूड प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट उसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर उसमें फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो अप किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड आता है सिस्टम मैनेजमेंट। इसमें जो ये प्रिंसिपल है हमारा ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर सिस्टमेटिक है, मतलब एक सिस्टम अप्रोच को फॉलो अप कर रही है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजी बना के चल रही है, उसने एक मैनेजमेंट बनाया हुआ है और उस मैनेजमेंट को फॉलो अप करके ही वो आगे स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को कर रही है। तो उससे क्या होता है कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लार्जर लेवल पे, क्योंकि एक सिस्टम ऑलरेडी सेट है तो एक कह सकते हैं ना 100% तरीके से वो इफेक्टिव होगा। मतलब हम मान सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के अंदर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रीरिक्विसाइट प्रोग्राम्स। प्रीरिक्विसाइट प्रोग्राम्स जो है वो ऐसी कंडीशंस है, मतलब आपको पता होगा प्रीरिक्विसाइट का मतलब क्या है कि हमारा पहले से ही किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, कि मतलब हमारे लिए प्रायर कंडीशंस जो कि ज़रूरी हैं तो उन कंडीशंस को फॉलो अप किया जाए, ऐसी एस्टेब्लिश का फूड चेन जो है वो इस तरीके से एस्टेब्लिश की जाए, इन कंडीशंस को ध्यान में रख के सेटअप की जाए कि हमारा जो फूड सेफ्टी है वो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, मतलब फूड प्रोडक्ट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारे प्रीरिक्विसाइट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती है कि वो इस तरीके से एस्टेब्लिश किए जाएंगे थ्रू आउट द फूड चेन कि उनकी जो फूड चेन के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो ये इंश्योर करें कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ है। क्लियर, तो ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो अप किए जाते हैं जो हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर। फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा HACCP, दैट इज हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हजार्ड एनालिसिस जो है वो कब किया जाता है, कब फॉलो अप किया जाता है, जब हमें ये डिटरमाइन करना हो कि जो फूड सेफ्टी हजार्ड्स हैं वो किस हद तक हमें कंट्रोल करना है, कहाँ कंट्रोल करना है। ठीक है, और जो हमें कंट्रोल मेजर्स लेने हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, CCP क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि जो कंट्रोल मेजर है वो अप्लाइड होना चाहिए। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाना कि आपको कंट्रोल मेजर्स जो हैं, जो भी हजार्ड एनालिसिस के लिए आप फॉलो अप करने वाले हैं, जो हजार्ड्स को रोकने के लिए, फूड सेफ्टी हजार्ड्स के लिए आप उसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब यूज़ किया जाता है जब हमारा क्या है, एक क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है कि अब तो हमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने ही करने हैं, एक मस्ट एंड मस्ट सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, HACCP को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे क्योंकि हमारी जो मेथोडोलॉजी है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके मतलब हर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको सेंट्रलाइज किया जाता है। मतलब ये एक मेन है हमारे लिए HACCP। अब फोकस ऑन कस्टमर्स एंड इंटरेस्टेड पार्टीज, तो HACCP के अंदर क्या है, हमारा फोकस किया जाता है कस्टमर्स पे या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उन पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आता है, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है
कि हमारा मतलब HACCP के लिए ये एक तरह से प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उसके जो जितने भी उसका मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हर लेवल पे वो एक सूटेबल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो लोगों को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर जो आप लगा लीजिए जो फूड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ईजिली क्रिएट या डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेन हमारा क्या है यहाँ पे कंसर्न हमारा यही है कि हमारे फूड सेफ्टी मेजर्स को हमें ध्यान में रखना है, फूड सेफ्टी हजार्ड्स को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, वो इजीली क्या है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो उसको डिलीवर कर सकते हैं, दे आर कैपेबल एनफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो फॉलो किया जाता है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रॉपर प्रोसेस अप्रोच जो है उसको फॉलो अप करे, जिससे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो पाए और वो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस को फॉलो अप करें। तो मतलब एक प्रोसेस्ड अप्रोच होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद हमारा क्या है कि एनकरेज इम्प्रूवमेंट, की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भी मतलब हमारे फूड सेफ्टी हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उसमें हमारा ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट को एनकरेज करे और सपोर्ट करे, कि जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो चीज़ें चेंजेस किए जा सकते हैं उसको एनकरेज और सपोर्ट करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज एविडेंसेस टू मेक डिसीजंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए वो प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग करे। जो प्रोसेस हो, जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस हो वो तभी एस्टेब्लिश हो जब वो एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड हो, कि मतलब जो भी फॉलो अप किया जा रहा है, मान लीजिए कि फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो अप करना है, कोई किसी हजार्ड को कंट्रोल करना है, तो वो एविडेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए, एक मतलब प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है और उसके लिए डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेज योर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। अगर आपको अपना कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बढ़ाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इट इज़ नेसेसरी कि वो अपना एक ऐसा रिलेशन सस्टेन करे कि जिसमें कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट रहे और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सप्लायर, पार्टनर या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसके साथ उसके रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे रहें। ठीक है, अगर उसके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप ही क्या है ग्रो करेगा। नेक्स्ट अब हमारा आता है ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल्स। तो ट्रेसेबिलिटी से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ट्रेस करना है हमें, जो फूड प्रोडक्ट है हमारा उसको हम ट्रेस कर रहे हैं। तो फूड जो प्रोडक्ट ट्रेसिंग है उसको डिफाइन किया गया है कहाँ पे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो CSC था, हमने CSC को पढ़ा है अपने लेक्चर्स में। तो अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट ट्रेसिंग है इसको डिफाइन किया गया है थ्रू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसमें कि ये बताया गया है द एबिलिटी टू फ्लो द मूवमेंट ऑफ अ फूड थ्रू स्पेसिफाइड स्टेजेस, कि हमें जो भी फूड की जो मूवमेंट हो रही है उसको फॉलो अप करना है हर स्टेज पे, हर स्पेसिफाइड स्टेज पे, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो प्रोसेसिंग है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, हर स्टेज पे हमारे जो फूड है वो ट्रेस होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी जो है वो फूड कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही आता है, जो कि जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं फूड हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर आप रिलायबल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की गारंटी देते हैं, तो उस सब के लिए हमारा क्या है, ट्रेसेबिलिटी जो है फूड की वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नीड। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ट्रेसेबिलिटी का, सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो भी मतलब हम जो भी फूड जो डिलीवर करते हैं या जो भी फूड प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमारा जो भी कंसाइनमेंट है, लॉट है, बैच है, जिसमें कि हम अपना फूड जो है वो इधर उधर कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, मतलब जो फूड जो चेन बन रही है हमारा, ठीक है, उस फूड चेन के अंदर हमारा जो फिजिकल फ्लो हो रहा है उसको ट्रेस करना, जब जहाँ जहाँ वो फूड कहाँ तक पहुँच रहा है, कस्टमर तक पहुँच रहा है, मतलब समझ रहे हो, आपकी फूड की ट्रेसिंग, जो फिजिकल फ्लो है हमारे फूड का उसकी ट्रेसिंग को देखना जब तक वो कस्टमर तक पहुँचता है उसमें, और एक और जो हमारा रॉ मटेरियल से जब तक हमारा फूड प्रोसेस्ड होने तक आता है उसमें, तो दोनों जगह हमारा जो फूड की ट्रेसिंग है उसको अच्छी तरह से देखना, ये ऑब्जेक्टिव किसका है, हमारा ट्रेसेबिलिटी के अंदर आता है। ट्रेसेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हम लॉट या कंसाइनमेंट या बैच है, जो भी हम जिस भी फूड चेन में हम उसका जो फूड का फ्लो हो रहा है, फिजिकल फ्लो हो रहा है, उसको ईजिली ट्रेस कर पाएँ, चाहे वो कस्टमर से लेके हमारा
जहाँ से फूड प्रोसेसिंग होके फूड जो बन गया है, प्रोसेस जो फूड है वो कस्टमर तक पहुँच रहा है, उस चीज़ को ट्रेस करना हो, या फिर रॉ मटेरियल को हम फूड प्रोसेसिंग तक लेके जा रहे हैं उसको ट्रेस करना हो। तो मतलब जो फूड का जो फिजिकल फ्लो है उसको ट्रेस करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेसेबिलिटी का। दूसरा क्या है कि क्रिएट एंड मेंटेन द एक्यूरेट ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड, कि जो ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना, अच्छे से रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना, क्योंकि कभी भी जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर द रिकॉल, कि कई बार ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई हम हमारे आप मान लीजिए कस्टमर तक कोई गलत जो फूड है वो पहुंच गया, कि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है या कुछ भी, तो उसका जो रिकॉर्ड रखना है उसको प्रॉपर रखने के लिए आपको जो भी आपने ट्रेस किया है, कि जो फूड जो फ्लो चल रहा था उसमें जो ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड है वो अगर आपने मेंटेन करके रखे हैं तो इट विल बी ईजी कि हम उस चीज़ को अच्छे से मतलब एक तरह से मेकआउट कर सकते हैं, कि भाई हम उसको निकाल सकते हैं। कोई भी प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो सकता है इजीली अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा उसका, ठीक है। तो ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स को बनाना और उनको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा आता है रिकॉल। रिकॉल या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट रिकॉल। तो प्रोडक्ट रिकॉल क्या है हमारा, कि एक ऐसा एक्शन लेना जिसमें कि हमें मार्केट से अपना जो फूड है उसको रिमूव करना है एट एनी स्टेज, मतलब चाहे वो प्रोसेसिंग में है, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है, मतलब किसी भी स्टेज पे हम अगर अपने फूड को वहां से रिमूव कर देते हैं मार्केट से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रिकॉल कहते हैं। फूड रिकॉल जो है ये एक फंडामेंटल टूल है एक मैनेजमेंट का, जिससे कि हम जो फूड सेफ्टी है उसके रिस्क को बहुत हद तक कम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी और रिकॉल जो है उनको एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम का, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी से तो हमें हमारा जो फूड है उसका जो फिजिकल फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता रहता है, कि कब हमारा फूड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, कब वो रॉ मटेरियल से फूड प्रोसेसिंग तक पहुंचा, कब वहां से वो कंज्यूमर तक पहुंचा, तो हमारे पास पूरा डिटेल होता है, ठीक है। दूसरा रिकॉल क्यों ज़रूरी है, कि अगर हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ्टी मेजर से ठीक नहीं है, ठीक है, उसके कंजम्पशन से रिस्क है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फूड को मार्केट से हटा सकते हैं। तो इसलिए ट्रेसेबिलिटी और रिकॉल जो है हमारे, ये एसेंशियल कंपोनेंट बन जाते हैं नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम के। अब जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव जो फॉलो अप होते हैं फूड रिकॉल के अंदर, जिससे कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन है उसको हम इंश्योर कर सकें, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि रैपिड रिमूवल ऑफ अनसेफ फूड, जो मतलब अनसेफ है हमारे लिए, अनहाइजीनिक अनसैनिटाइज कंडीशंस में, या जो भी जैसा भी फूड है नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ऐसे फूड को हम जितना जल्दी हो सके उसको हटा सकते हैं एट ऑल पॉसिबल स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। मतलब हमारा फूड जहाँ से भी, मतलब रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचता है, जो वो फूड चेन बनती है, सप्लाई चेन बनती है, उसमें से हम किसी भी स्टेज पे से हटा सकते हैं अपने अनसेफ फूड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कंसर्न कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म। मतलब ये जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फूड रिकॉल का, कि वो जो कंज्यूमर्स है हमारे उसके लिए कंसर्न है और वो कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द फूड, ठीक है। उसके बाद फूड अंडर रिकॉल हैज बीन रिट्राइव्ड, डिस्ट्रॉयड और रीप्रोसेस्ड। जो फूड हमारा हम रिकॉल के थ्रू रिट्रीव करते हैं, जो हम दोबारा से मतलब वहाँ से मार्केट से उठा लेते हैं, उसको या तो हम मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर अगर उसमें एक कैपेबिलिटी है उस फूड की कि उसको हम रीप्रोसेस कर सकते हैं, तो हम उसको रीप्रोसेसिंग के लिए आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारा रिकॉल और ट्रेसेबिलिटी का जो मेन जो फंक्शनिंग है या फिर जो काम करते हैं वो हेल्थ सेफ्टी को या फिर फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो अप करके जो हमारे फूड नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम है उसको और एक तरह से मतलब नॉन पार्शियल बनाने के लिए, या फिर एक होता है ना क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेसेबिलिटी